हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अविनाश स्टडी क्लासेस। आज 28 अगस्त है। आज के करंट को चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 6 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन 28 अगस्त 2014 को ये योजना शुरू की गई थी। इस योजना को शुरू करने का पर्पस था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन करना। इंक्लूजन का मतलब होता है समावेशन, आर्थिक रूप से समावेशन करना। जो गरीब लोग हैं उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, अपना बैंक में किसी भी बैंक में अकाउंट नहीं है, वो बैंक तक जा ही नहीं पाए हैं कभी, तो वैसे लोगों के लिए अकाउंट को ओपन करना और बैंक जो है वहां एक्सेस करना, बैंक आम लोगों के लिए। ठीक है, तो अभी तक जनधन अकाउंट के तहत लगभग 40 करोड़ 35 लाख अकाउंट खोले जा चुके हैं, जिसमें 55.2% अकाउंट जो है वो वुमेन का है, यानी तकरीबन 22.27 करोड़ के आसपास ये अकाउंट की संख्या है। और रूरल इंडिया में जो अकाउंट ज़्यादा खोले गए तो उसका जो परसेंटेज है 63.6% रूरल इंडिया में अकाउंट को खोला गया। आपको मालूम है कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है इसके तहत अकाउंट तो खोले ही गए लोगों के साथ ही साथ जो सरकार स्कीम चला रही है उसका जो लाभ है वो भी डायरेक्ट अकाउंट के ऊपर भेजा जाता है, जिसको डीबीटी बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जैसे कि अभी पीएम किसान जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसकी जो योजना है 6,000 रुपए पर मंथ किसानों को उनके अकाउंट में ही भेजा जाता है। और इसके बाद जैसे अभी जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाया गया था, कल्याण योजना आपको मालूम है, तो इसके तहत अप्रैल में और जून में सिर्फ वुमेन्स के अकाउंट पे, जो महिलाएं हैं उनकी जो अकाउंट है उनके अकाउंट पे 500 रुपया पर मंथ, यानी कि 3 मंथ के लिए सरकार ने अभी कोरोना को देखते हुए जमा करवाया था। उसके बाद जो इंश्योरेंस है उसका पैसा भी इनके अकाउंट पे आता है, पेंशन हो उसका भी पैसा आता है। तो अकाउंट से इस तरह का फायदा है। प्लस डिजिटल इंडिया, इसको भी बहुत बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि जब लोग अकाउंट से जुड़ेंगे, बैंक जाएंगे, मोबाइल से वो बैंकिंग नेट बैंकिंग की सुविधा लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं जो है डिजिटल इंडिया के जो उनका इनिशिएटिव है उससे जुड़ेंगे। उसके बाद क्या है इसमें कि इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि पहले जिसके पास भी जनधन अकाउंट है उसका इंश्योरेंस 1 लाख रुपए का था, तो 2018 से इस इंश्योरेंस को बढ़ा के कर दिया गया है 2 लाख रुपए। इसको भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए अभी डिफेंस सेक्टर जो है अपना, उसका प्रधानमंत्री मोदी ने अभी मीटिंग एक किया है कल। मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है जो बनाती है डिफेंस इक्विपमेंट, उससे रिलेटेड, उसमें राजनाथ सिंह भी थे और सीडीएस जो है हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत वो भी मौजूद थे। आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के इनके भी जो है प्रमुख थे वो भी मौजूद थे। तो इस पे विचार विमर्श ये किया गया कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए और कैसे डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर की तरफ ले जाना चाहिए। अभी तो आपको मालूम है जो इक्विपमेंट है डिफेंस से रिलेटेड उसको डीआरडीओ डिजाइन करती है इंडिया में, या फिर हम लोग बाहर से इसको परचेज करते हैं। लेकिन सरकार चाह रही है कि जो प्राइवेट प्लेयर हैं उन्हें भी इस काम में लगाया जाए ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके। और जब प्राइवेट प्लेयर इस काम में लगेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोग धीरे धीरे इससे जुड़ेंगे। तो इस पर्पज से ये मीटिंग इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आपको मालूम है डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह है, सीडीएस जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हैं, और 24 दिसंबर 2019 को इसको बनाया गया। इसमें एक चीज और मैं बता दूं कि इनका जो कार्यकाल होगा सीडीएस का, यहां पे लिख देता हूं, वो 65 साल या 3 वर्ष दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए तो ये इनका टर्म होता है। प्लस इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करते हैं, तो अपॉइंटमेंट जो करते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं, जो हमारा कैबिनेट मिनिस्ट्री है पूरा, उसमें जितने भी मिनिस्टर होते हैं वो एक मेंबर की जो है कमेटी बनाते हैं, और वो कमेटी जो है फिर जाके रिकमेंडेशन देती है कि किसे बनाया जाए। तो अभी तो ये पहले हैं सीडीएस, क्योंकि 2019 में इसको फॉर्मेशन ही किया गया है सीडीएस को, तो ये पहले अभी बनाए ही गए हैं विपिन रावत। और सीडीएस का काम क्या होगा, जो तीनों सेनाएं हैं उसका कोऑर्डिनेशन करना, सिनर्जी करना, कि किस तरह से तीनों सेनाएं जो है आपस में कोऑर्डिनेट होकर काम करें। उसके बाद जो आर्मी चीफ है उनका नाम जनरल MM नरवरे है, मनोज मुकुंद नरवरे, और नेवी चीफ है एडमिरल
करमबीर सिंह, और एयरफोर्स के जो ये हैं चीफ हैं मार्शल RKS भदौड़िया, राकेश कुमार सिंह भदौड़िया। उसके बाद देखते हैं अभय उड़ान 4.0। उड़ान का मतलब होता है उड़े देश का आम नागरिक। जो ये चलाया क्यों गया था उड़ान स्कीम, इसको चलाया गया था रीजनल कनेक्टिविटी के लिए, जो छोटे एयरपोर्ट हैं उन्हें डेवलप करने के लिए, और छोटे छोटे जो शहर हैं उन्हें बड़े शहर से कनेक्ट करने के लिए ये योजना को लाया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसको चलाया था। 27 अप्रैल 2017 से ये चल रही है। तो उड़ान का ये चौथा संस्करण है, ठीक है। और अभी तक उड़ान के तहत 766 रूट्स पे जो है एरोप्लेन को चलाया जा रहा है, छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। और अभी यानी कि जो ये उड़ान 4.0 जो चलाया गया 4.0, ये इसमें 78 अलग अलग एयरपोर्ट को डेवलप किया जाएगा, जो छोटे शहर है उसको बड़े शहर से कनेक्ट करने के लिए। प्लस एयरपोर्ट डेवलपमेंट का भी इसमें काम होगा। जाहिर सी बात है, छोटे शहर को बड़े शहर से कनेक्ट करेंगे तो वहाँ जो एयरपोर्ट है उसको तो डेवलप करना होगा, तभी तो फिर फ्लाइट जो है वहाँ से आ जा सकेगी। तो इस बार जो ये 4.0 है, इसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को फोकस किया गया है, प्लस जो हिली स्टेट है, हिली एरिया है उसको फोकस किया गया है, और आइलैंड जो है जैसे कि लक्षद्वीप और आपका अंडमान एंड निकोबार, तो इन जगहों को फोकस किया गया है। और इन जगहों से फ्लाइट बड़े शहरों की तरफ आएगी, तो इसमें यह प्रावधान किया गया है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद है फोर्थ में नेशनल GIS इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम। इसको कल पीयूष गोयल जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको कल लॉन्च किया है। ये ऐप है, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा किस चीज के लिए, तो इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए कि इंडिया में कोई भी किसी भी जगह आप सर्च करें कि मुझे जैसे दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में जानकारी चाहिए, आप वहां कुछ इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, तो इस जगह इस आप पोर्टल पे आके आप सर्च करेंगे, आपको सारी जानकारी उससे रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड मिल जाएगी, या उसका जो क्लस्टर है इंडस्ट्री का उससे रिलेटेड जानकारी आपको मिलेगी कि पूरे कंट्री में कहाँ कहाँ क्या कैसा कैसा इंडस्ट्री सेटअप किया गया है। तो ये डाटा बेस होगा, इसके अंदर डाटा होगा सारे इंडस्ट्री के बारे में। और अभी ये 6 स्टेट में लागू किया गया है इसको, जो नेशनल GIS इनेबल्ड लैंडमार्क बैंक सिस्टम। अब है इरिक्शन और यूनिसेफ, ये दोनों ने मिलकर क्या किया है। इरिक्शन जो है स्वीडन की टेलीकॉम कंपनी है, ठीक, इरेक्शन। और यूनिसेफ के बारे में आपको मालूम है, यूनाइटेड नेशन की चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूनिसेफ का, ओके, न्यूयॉर्क USA। अच्छा, तो ये दोनों ने क्या किया मिलके, इरिक्शन और यूनिसेफ ने बोला है कि 35 कंट्री में, पूरे वर्ल्ड के 35 कंट्री को सेलेक्ट करके, और उस 35 कंट्री में 2023 तक स्कूल इंटरनेट को एक्सेस करवाना है स्कूलों के अंदर। जो भी जैसे 35 कंट्री का इन्होंने सिलेक्शन किया, और हर जो 35 कंट्री है उसके जितने भी स्कूल है वहाँ पे किस तरह से इंटरनेट का एक्सेस हो सके स्कूल में, और प्लस स्कूल के आसपास की जो कम्युनिटी है वहाँ पे, ताकि वो बच्चे जो हैं वो इजीली एक्सेस कर सके इंटरनेट फैसिलिटी को, और उनके जो है एजुकेशन में, पढ़ाई में ये हेल्प कर सके। तो इस काम को करने के लिए स्वीडिश की एक कंपनी है इरेक्शन, ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है, और यूनिसेफ, ये दोनों मिलकर ऐसा काम कर रही है। और एक इनिशिएटिव चलाया गया था गीगा इनिशिएटिव सितंबर 2019 में, ठीक है, वो यूनिसेफ और ITC इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसके द्वारा दोनों ने मिलकर शुरू किया था गीगा इनिशिएटिव। ये भी यही चीज है कि स्कूली बच्चों के लिए इंटरनेट एक्सेस करवाना, कनेक्टिविटी को जो है बूस्ट करना, उससे रिलेटेड है। लेकिन अब जो है इरेक्शन भी इसमें काम कर रही है। तो इरेक्शन एक प्राइवेट कंपनी है स्वीडन की, और स्टॉकहोम में इसका जो है हेडक्वार्टर है। तो ये प्राइवेट कंपनी होने के बावजूद भी बिलियंस ऑफ डॉलर जो है खर्च कर रही है स्कूली बच्चों के लिए, कि उनका जो है इंटरनेट एक्सेस कर सके और एजुकेशन में बहुत ज्यादा उनको हेल्प मिल सके। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, इरेक्शन और यूनिसेफ ने कौन सा इनिशिएटिव चलाया है, या फिर कितने देश के लिए चलाया है, या कब इसको पूरा करना है, या क्या है। तो गीगा इनिशिएटिव है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद है कल राजनाथ सिंह ने DGNCC को लॉन्च किया। ये ऐप है, मोबाइल ऐप है, और इसका नाम है डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प। NCC का फुल फॉर्म होता है, आपको पता है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स।
तो ये ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है एनसीसी के लिए। एनसीसी के जो कैडेट हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो एनसीसी से जुड़े हुए हैं, ऑल ओवर इंडिया में वो ऑनलाइन क्लास इससे ले सकेंगे और सीख सकेंगे। ऐसे क्या है कि एनसीसी में ट्रेनिंग जो होती है कॉन्टैक्ट बेसिस पे होती है, फिजिकल ट्रेनिंग होती है कि आप सामने हैं और जो आप ट्रेनर है वो आपको ट्रेनिंग देगा। तो लेकिन अब जो है इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेनिंग की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, तो डीजी एनसीसी राजनाथ सिंह ने इनको लॉन्च किया है, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने, राइट। इसके बाद है एशियान। अभी हुआ क्या है कि एशियान इंडिया बिजनेस समिट हुआ है, उसमें वर्चुअली यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और बोला है कि कोविड-19 के सिचुएशन में भी इंडिया इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेके और आत्मनिर्भर बनने की ओर इंडिया आगे बढ़ चुका है। साथ ही साथ हम लोग जो है पूरे वर्ल्ड को भी असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे कोविड-19 से लड़ने के लिए, और भी बहुत तरह की बातें उन्होंने कही है। तो एशियान इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। पहली बात कि एशियान का मेंबर है इंडिया, तो इंडिया मेंबर नहीं है। इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि इंडिया मेंबर है या नहीं, तो इंडिया इसका मेंबर एशियान का नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब पीएम थे उस समय बोला गया था कि आप इसके मेंबर बनिए। जब ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन हो रहा था तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, हम इसके जो मेंबर नहीं बनेंगे। तो एशियान का जो ऑफिस है वो जकार्ता में इंडोनेशिया में है। मेंबर कंट्री की संख्या इसमें है 10। कौन कौन से मेंबर हैं? ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये 10 कंट्री इसके मेंबर है। और ये जो आसियान है ये रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो साउथ ईस्ट कंट्री के जो साउथ ईस्ट का जो रीजन है उसमें जो भी कंट्री है इसके ये मेंबर हैं सारे कंट्री। ठीक है, और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 8 अगस्त 1967। ठीक है, अब एक चीज और आपको मैं बताता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एशियान और प्लस 3 कंट्री, यानी एशियान के 10 कंट्री और 3 कंट्री जो है वो चाइना, जापान और साउथ कोरिया, इसको 13 ग्रुप मिला के बनता है। ठीक है, उसके बाद एशियान प्लस 6 कंट्री, तो 3 कंट्री है, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, जापान और साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये सारे कंट्री मिला के तो टोटल कितने कंट्री हो गए? 16। तो इस जो 16 कंट्री का समिट होता है उसको बोलते हैं ईस्ट एशिया समिट। आप बराबर न्यूज में सुनते होंगे जब एशियान का समिट होता है उसके बाद तुरंत बाद EAS का समिट होता है, यानी कि ईस्ट एशिया समिट, इसका समिट होता है। और उसी को फिर जो है बोलते हैं RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये जो 16 कंट्री है उनका जो समिट होता है उसको बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर इसमें बातचीत होती है कि किस तरह से ये 16 कंट्री हैं, इस कंट्री के बीच आपस में जो व्यापार होता है उसका ट्रेड कितना सरल और सुगम हो, उसके ऊपर बात किया जाता है। तो इंडिया इसका मेंबर है, ईस्ट एशिया समिट का और इसका भी RCEP, इस दोनों का मेंबर इंडिया है और इसका मेंबर लेकिन इंडिया नहीं है एशियान का। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।